Hi. He who has a why to live can bear almost any how. You are preparing for UPSC? Ask why. You will study better. Today is 17th of January 2021. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। जल्दापारा नेशनल पार्क लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। सी विजिल 21 ये एक डिफेंस एक्सरसाइज है जो इंडिया कंडक्ट करता है, नेवी। हु इज द ऑथर ऑफ हर्ष चरित्र? द आंसर इज बाण भट्ट। भद्रबाहु कल्प सूत्र। विच इंडियन स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद भूटान? द आंसर इज असम। इल्तुतमिश मेडिवल इंडिया किंग जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सिल्वर टंका एंड कॉपर जितल। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ ऑब्जर्विंग रोड सेफ्टी मंथ दिस ईयर? कल हमने रोड सेफ्टी पढ़ा था, अभी रोड सेफ्टी मंथ हम सेलिब्रेट करेंगे। इसका पीरियड क्या है? व्हाट आर द लॉन्जिट्यूडिनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिया? ये लैटिट्यूड्स होते हैं, ये लॉन्जिट्यूड्स होते हैं। तो लॉन्जिट्यूडिनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिया क्या है? थर्ड क्वेश्चन इज, हु रॉट द बुक पंच सिद्धांतिका? तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? 23rd जैन तीर्थंकर का नाम बताइए। विच बुक इज द सीक्वल ऑफ इपिक शिल्पा दिकारम? अभी कुछ दिन पहले ये न्यूज में था, संगम लिटरेचर तिरुवल्लुवर। सो आंसर दीज क्वेश्चंस। आज के वोकैबुलरी हैं, बैक्स आउट, इसका मतलब है विड्रॉ करना फ्रॉम अ कमिटमेंट। कुछ कमिटमेंट किया था, उससे आपने बैक्स आउट। रिगर, रिगर का मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली थॉरो एंड केयरफुल। वैक्सीनेशन ड्राइव का रिगर। रिजोल्यूट, रिजोल्यूट एक्शन है, रिजोल्यूट वर्क है, डिटर्मिनेशन है, पर्पसफुल है, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूट। पाइल्ड अप, पाइल्ड अप मतलब अक्यूमुलेट। रोज की स्टडी रोज करना चाहिए, अदरवाइज पाइल अप हो जाता है, बहुत ज्यादा अक्यूमुलेट हो जाता है। कोलैटरल का मतलब होता है जैसे आप लोन ले रहे हैं तो सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ अ लोन, गिरवी रखा है कुछ, दैट इज कॉल्ड कोलैटरल। So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं, वैक्सीन सेफ है, इग्नोर करें रूमर्स, प्राइम मिनिस्टर ने ये अपील किया है। व्हाट्सएप बैकफुट पे आ गया है, अभी उसने कुछ क्लैरिफिकेशन दिए हैं। आज 66 सिख कुका मार्टरडम डे है, इसके बारे में हम समझेंगे। देन दिस इज अबाउट पुलिस रिफॉर्म्स। पुलिस रिफॉर्म्स इतने ज़रूरी क्यों हैं, इस पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी है, विल एवर रीड। पंजाब हरी के वेटलैंड है, दिस इज रिवर पॉल्यूशन। दिस इज फिजिकल सस्टेनेबिलिटी, आरबीआई की रिपोर्ट, और आरबीआई गवर्नर ने कहा है फिजिकल सस्टेनेबिलिटी क्यों जरूरी है, फिजिकल प्रूडेंस। देन एक्सपेंडिचर, एटीएफ की प्राइस, ट्रम्प। आज संडे है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नो एडिटोरियल, दीज आर स्नैपशॉट्स। साइंस एंड टेक के कुछ आर्टिकल्स हम देखेंगे। सिल्क रोड, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूएस एंड सेक्शन 230, बिकॉज ये जो 26 वर्ड्स हैं इसने क्रिएट किया है इंटरनेट, और अभी इन 26 वर्ड्स पे डिबेट एंड डिस्कशंस हो रहे हैं। कैन कोर्ट स्टेज लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर? कोर्ट ने जो स्टे लगाया फॉर्म बिल में, तो क्या ये वैलिड है? देन रिस्क ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक्स, सस्टेन्ड फाइट अगेंस्ट ट्रांस फैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसका हम थ्योरी समझेंगे एंड ये क्यों अभी इतना न्यूज में है। देन दिस इज पब्लिक हेल्थ एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स, और ये है यमुना में प्रदूषण, हिंदी आर्टिकल। So we are going to talk about all these articles in next about 35 to 40 minute. ये फ्रंट पेज है द हिंदू का एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस, बोथ आर दिल्ली एडिशन। सो जो फर्स्ट न्यूज है दैट इज अबाउट वैक्सीन सेफ है, इग्नोर करें रूमर्स, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। एम्स के जो चीफ हैं, नीति आयोग के मेंबर्स हैं, एसआईआई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ, सबको वैक्सीनेशन दिया गया डे 1 में। कंसेंट फॉर्म भी भरवाया जा रहा है और वो मैंडेटरी है कोवैक्सीन शॉट के लिए। सो द वेट इज ओवर। बट वैक्सीनेशन के साथ हमने ये देखा था, वैक्सीनेशन के कई बार साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो कुछ केसेस ऐसे आए हैं जहाँ पे साइड इफेक्ट्स दिखे हैं वैक्सीनेशन के, दिस कोविड वैक्सीनेशन के। बट वो जो साइड इफेक्ट्स दिखे हैं वो अभी सीरियस नेचर के नहीं है। होप इन डिस्पेयर, स्टे विजिलेंट। सी एम्स के डायरेक्टर मेंबर कोविड टास्क फोर्स रणदीप गुलेरिया साहब गेट्स अ शॉट, यहाँ पर द वेट इज ओवर, फ्रंटलाइन स्टाफ को मिल रहा है यहाँ पे वैक्सीनेशन। सो दिस इज द थिंग। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज नो पॉलिसी चेंज टिल मे, व्हाट्सएप सेज विल क्लियर द डाउट्स। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब फेसबुक के
कंपनी फेसबुक ओन्ड है। तो कुछ दिन पहले व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को चेंज किया था। प्राइवेसी पॉलिसी में ये चेंजेस हुआ था कि व्हाट्सएप के जो डेटा है, डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी यूज़र डेटा है, वो शेयर किया जा सकता है फेसबुक के साथ। इस बात पे काफ़ी अप्रोर हुआ, प्राइवेसी के काफ़ी इश्यूज आए, बिकॉज व्हाट्सएप इज़ वेरी पॉपुलर, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर यूजिंग व्हाट्सएप। सेंसिटिव एनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, सो देर इज़ अ मैटर ऑफ प्राइवेसी। सो दैट इज़ वाई ये जो बैकलैश हुआ, इस पे लोग स्विच करने लग गए ऑल्टरनेट पे, जैसे सिग्नल, टेलीग्राम, इस टाइप के ऐप्स में। सो व्हाट्सएप ने फिलहाल के लिए पॉलिसी रोल आउट, जो अभी कुछ दिन बाद ही था, फरवरी से कर रहा था, और कंडीशंस रखा था कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। इस डेडलाइन को पुश कर दिया है मई 15 पे। दिस इज द न्यूज़। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ये नेक्स्ट पेज है। दिल्ली जू ने कंफर्म किया है डेड आउल इन्फेक्टेड विद बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू का स्कैर बना हुआ है, H5N8 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस। देन बैक्स आउट, दिस इज हेल्थ वर्कर्स। और ये न्यूज़ है 66th सिख कुका मार्टर्स। सी, ये है 66th कुका मार्टर। कुछ टाइम पहले 2014 में ये एक स्टैम्प भी हमने रिलीज किया था कुका मूवमेंट का। सो व्हाट आर दीज मूवमेंट? सी, एक टर्म होता है रेनासांस। रेनासांस हुआ तो डार्क एज जैसे यूरोप में आया, फिर सोसाइटी ने खुद को मॉडिफाई किया, रिफॉर्म्स लेके आए उसमें। तो इंडिया में भी एक फेज आया था जहाँ पे रेनासां हुआ था। सोसाइटी में जो इश्यूज हैं, मैल प्रैक्टिसेस हैं, रिलीजन में जो प्रॉब्लम्स हैं, इन सबको दूर करने की कोशिश की गई थी। तो ऐसे अलग अलग सेक्ट में इस पूरे ड्यूरेशन में, हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इस पूरे ड्यूरेशन में डिफरेंट रिलीजन्स में, डिफरेंट सोसाइटीज़ में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, वेस्टर्न, सदर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल, एवरीवेयर, यहाँ पर रिफॉर्म मूवमेंट्स आए थे। इनको बोलते हैं रिफॉर्म मूवमेंट। रिफॉर्म, रिफॉर्म करना है, मतलब जो बैड बैड प्रैक्टिसेस हैं या कुछ अच्छे की तरफ हमें सोसाइटी को पुश करना है। ऐसे ही एक मूवमेंट है कुका मूवमेंट। इन मूवमेंट में दो अंडरटोन होती थी इस टाइप के सारे मूवमेंट्स में। एक होता था सोसाइटल पॉलिटिकल रिफॉर्म भी करना है, साथ ही साथ जो ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, तो हमें इन ब्रिटिशर्स को, फॉरेन रूल को इंडिया से हटाना है। तो ये दो ब्रॉडली, ये दो अंडरटोन देखने को मिलती है। इस बैकड्रॉप में हम पढ़ते हैं कुका मूवमेंट। तो इसमें दो नाम है, एक तो बाबा राम सिंह है, इन्होंने स्टार्ट किया था कुका मूवमेंट। कुका मूवमेंट इज ऑल्सो रेफर टू एज कुका रिवोल्ट। तो बाबा राम सिंह एंड कुका मूवमेंट। बाबा राम सिंह बॉर्न हुए थे 1815 में, विलेज भैनी, अराउंड 7 किलोमीटर अवे फ्रॉम लुधियाना। ये सिख आर्मी ऑफ प्रिंस नौनिहाल सिंह की आर्मी में आपने वर्क किया एज अ सोल्जर। फिर ये जो टाइम आया 1838, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो सिख कॉन्फेडरेसी थी, महाराणा रंजीत सिंह भी थे, इनको सिख रूल को ओवरथ्रो करना स्टार्ट कर दिया ब्रिटिशर्स ने। तो ब्रिटिशर्स जो सिख आर्मी के सोल्जर्स थे, वो भी यहाँ पर बुरा लगा उन्हें, और वो दे स्टार्टेड दिस रिवोल्ट थिंग। तो ही केम इन कॉन्टेक्ट विद बाबा बालक सिंह, हु ऑल्सो रिमेन इन टच विद भगत जवर माल। अब इस पूरे बैकड्रॉप में स्टार्ट होता है कुका मूवमेंट। कुकाज वर ऑल्सो रेफर्ड एज नामधारी। ये एक सेक्ट है विद इन सिखिज्म। तो उन्होंने स्टार्ट किया एक रिलीजियस प्यूरिफिकेशन इन सिखिज्म अंडर राम सिंह। तो ये क्या हुआ, रिफॉर्म मूवमेंट हुआ। मूवमेंट ने रिसीव किया पॉलिटिकल ओवरटोन भी, और इसका एम हो गया कि हम रीस्टोर करें सिख रूल इन पंजाब, और जो ब्रिटिशर्स हैं उनको यहाँ से बाहर भगाएं। सो इसमें रिफॉर्म भी है और साथ ही साथ दिस एंटी ब्रिटिश मूवमेंट भी है। तो कुकाज वोर ओनली वाइट हैंड वोवन क्लोथ्स पहनते थे। इन्होंने बॉयकॉट किया ब्रिटिश एजुकेशन का, प्रोडक्ट्स का, लॉज का। 1872 को राम सिंह को कैप्चर किया गया और एग्जाइल टू रंगून किया, और ये जो 65 कुकाज थे वर ब्लोन अवे फ्रॉम कैनन्स बाय द ब्रिटिश। दिस इज वाई अभी हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, हम होमेज देते हैं मार्टरडम का, who were blown by cannons in 1872 for revolting against the British rule. सो ये यहाँ पे फंक्शन हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज आफ्टर मंथ्स ऑफ रिगर अ डोज ऑफ होप फॉर मैनी। गवर्नमेंट बोल रही है फुल स्ट्रेंथ पे अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को वर्क करना है, कोविड-19। देन दिस इज दिल्ली एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, आंगनवाड़ी सेंटर्स टू बी रीलोकेटेड। सी, सैनिटेशन वर्कर्स गेट्स फर्स्ट शॉट इन ओडिशा, इनॉक्यूलेशन इन हरियाणा। तो लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक सबको यहाँ पे इनॉक्यूलेशन ड्राइव हो रहा है, वैक्सीनेशन ड्राइव हो रहा है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। वी नीड टू चेंज द वे वी व्यू पुलिस। पुलिस को देखते ही आपके मन में क्या फर्स्ट थॉट्स आते हैं?
ये जो फर्स्ट थॉट्स होते हैं ना, वो ये होने चाहिए कि पुलिस इज अ फ्रेंड ऑफ पब्लिक। पुलिस जो होती है वो पब्लिक का फ्रेंड है, पब्लिक की हेल्प के लिए, पब्लिक की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। दिस थिंग शुड बी देयर। प्लस हम कंटिन्यूअसली देखते हैं पुलिस जो पर्सनल है, जैसे अभी आर्मी पर्सनल देखा था, ये बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है। पुलिस की नौकरी बहुत स्ट्रेसफुल नौकरी होती है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी लिखा, अमंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द जॉब ऑफ द पुलिस इज द टफेस्ट। सबसे मुश्किल काम होता है इस खाकी को पहनना। वी नीड टू चेंज द वे वी लुक एट द पुलिस डू नॉट गेट अ हॉलीडे। इनकी छुट्टी नहीं होती है। सेलिब्रेट फेस्टिवल्स हम सब सेलिब्रेट करते हैं, बट पुलिस को अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है। दे विल बी ऑन द फील्ड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और मैनी हैव सेक्रीफाइस देयर लाइव्स व्हाइल ऑन ड्यूटी। तो ब्रॉडली यहाँ पे एक नया दिस यूनिट एस्टैब्लिश हो रहा है, फाउंडेशन स्टोन किया, एस्टैब्लिशिंग अ यूनिट ऑफ रैपिड एक्शन फोर्स, RAF, रैपिड एक्शन फोर्स, भद्रावती शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन किया है। अब व्हाट इज RAF? RAF जो होगा रैपिड एक्शन फोर्स, स्पेशलाइज्ड विंग है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का, CRPF। यू फिर रिमेंबर, कुछ ही दिन पहले हमने, करीब 2-3 हफ्ते पहले हमने इसके बारे में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप ऑफ CRPF के अंदर क्या क्या फोर्सेस आती है। तो दिस इज RAF। ये फर्स्ट बैटालियन होगी ऑफ इट्स काइंड इन द स्टेट कर्नाटका। अब सी, तो यहाँ पे बात है RAF बनाने का और इससे रिलेटेड क्या एसेंशियल चीज़ें होंगी। जो और भी दूसरे पॉइंट्स यहाँ पे टच किए हैं ना, वो ये हैं, पुलिस में रिफॉर्म्स की क्यों ज़रूरत है। पुलिसिंग जो होती है उसको हम फ्रेंड कैसे बनाए पब्लिक का। पुलिस पर्सनल होते हैं, ये भी बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं। कोविड-19 में हमने देखा हेल्थ रिस्क होती है, फैमिली सफ़र करता है। सो वी नीड टू प्रोवाइड देम फैसिलिटीज़। क्वार्टर्स होने चाहिए, स्कूल होने चाहिए उनके बच्चों के लिए, हॉस्पिटल एंड एसेंशियल चीज़ें होना चाहिए। एक पुलिस गृह स्कीम भी अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, पुलिस गृह स्कीम, उनको मकान के लिए। रिफ्रेशर कोर्सेज ज़रूरी होते हैं, ट्रेनिंग पॉलिसीज, सो दैट EQ एंड IQ एंड ट्रेनिंग, पुलिस जो रहे वो सेंसिबल भी रहे और वेल इक्विप्ड भी रहे। इन सब चीज़ों के लिए ये चीज़ें रिक्वायरमेंट है। अब द क्वेश्चन इज, प्रिपेयर अ नोट ऑन पुलिस रिफॉर्म। अब इसके लिए एक PDF है, ये जून 2017 ORF में पब्लिश हुआ था, दिस पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। इसमें कुछ बहुत अच्छा कंपाइलेशन है, जैसे क्राइम पर लैक क्या है, पुलिस का कितना वैकेंसी है, वैकेंसी इज ऑल्सो वन थिंग, जगह खाली है, जो ऑलरेडी पुलिस पर्सनल है वो ओवरबर्डनड है, सीवियर शॉर्टेज है वेपनरी का, और व्हीकल्स नहीं है इनके पास। तो इसमें काफ़ी अच्छा कंपाइलेशन दिया हुआ है कि हम कितना गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रही है, ओवरबर्डनड है, इंफ्रा बढ़ाने की ज़रूरत है, अकाउंटेबिलिटी सेट करने की ज़रूरत है। सी, स्टेट्स एंड सेंटर में कैसे यहाँ पे डिवीज़न होता है रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। देन क्राइम इंडिया में क्या रेट है, ये हायरार्की है। जैसे पुलिस में हायरार्की कैसे चलती है, ऐसे हायरार्की चलती है। ये पुलिस, देन फिर ये इंस्पेक्टर लेवल, सबऑर्डिनेट, फिर ये ऑफिसर रैंक होती है जो लेस देन 1% है। तो मोस्ट ऑफ द पुलिस इज दिस कॉन्स्टेब्युलरी। यहाँ हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएं, देन सुपरिंटेंडेंस एक्सपेंडिचर, सेंट्रल पुलिस फोर्स, इसमें भी ये असम राइफल, BSF, ITBP, SSB, CISF, CRPF, NSG, ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है। इसको जस्ट गो थ्रू इट वंस, मैं इसको अभी टेलीग्राम में शेयर करता हूँ। और इस पे फिर एक प्रिपेयर अ नोट, ये बहुत काम आने वाला है आने वाले सब एग्जाम्स में, मेंस, इंटरव्यू, एवरीवेयर। जैसे ये है पुलिस रिफॉर्म्स का एक इन्होंने फ्लो चार्ट बनाया है कि रिबेरियो कमेटी, पद्मनाभम कमेटी, मलिमत कमेटी, फिर इस तरीके से 2015 में पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी आई, सेकेंड ARC की रिपोर्ट्स आई। जस्ट गो थ्रू इट, इसमें 13-14 पन्ने हैं, क्विकली गो थ्रू इट, ओके, एंड प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, प्रिपेयर अ नोट ऑन पुलिस रिफॉर्म्स। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज जल शक्ति मिनिस्टर राइट्स टू CMs ऑफ AP। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, जल शक्ति मिशन। जंबो ट्रायो गिव्स स्लीपलेस नाइट्स टू ऑफिशियल फार्मर्स। अब मैन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट हम कॉन्टिन्यूसली देखते हैं। एनिमल टाइगर हो सकता है, लेपर्ड हो सकता है, एलिफेंट हो सकता है, बिकॉज हम इनके होम पे एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो ह्यूमन और एनिमल का फेस ऑफ बढ़ता जा रहा है। वन सच इंसिडेंस इज दिस जंबो। और ये जंबो हैं, ये इनका बैचलर ग्रुप है, ये ऐसे घूम रहे हैं और इससे क्लैशेस होने के चांसेस दिख रहे हैं। सो दैट इज वाई स्लीपलेस नाइट्स है ऑफिशियल्स एंड फार्मर का। दिस इज जंबो। DGCA का नोड मिल गया है एयरपोर्ट इन करनूल में, ओके, एंड अमरावती JSE प्लान दिस यगम फ्रॉम टुमारो। तो अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज न्यूज़।
नो केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन सो फार। इसमें कुछ ग्लिचेस भी आए अभी। कोविन जो प्लेटफॉर्म है, आईटी प्लेटफॉर्म, महाराष्ट्र में इसमें कुछ ग्लिचेस भी आए। बट दिस हैपन्स, इतने बड़े स्केल में हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो ग्लिचेस होंगे, थोड़े सेटबैक्स भी होंगे, बट मोर और लेस अभी पॉजिटिव यहाँ पे रिजल्ट्स दिख रहे हैं। साइंस बिहाइंड जैब्स इज रिजोल्यूट, ऐसा मिनिस्टर ने भी कहा, हेल्थ मिनिस्टर। देन this is 2% of total cases active COVID. WhatsApp, traders body move Supreme Court WhatsApp की new privacy policy. Then this is about Niti Aayog denies RTI request on CM's panel on agriculture. Rajasthan, brazen class bias. Now this is the thing. Gujarat rivers remains highly polluted. River pollution. रिवर पॉल्यूशन क्यों होता है? रिवर पॉल्यूशन मतलब ये जैसे रिवर है, रिवर का एक सोर्स होता है और एक होता है माउथ। सोर्स मतलब यूजुअली जहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, हाईलैंड्स हैं, हिमालयाज हैं या कुछ वेस्टर्न घाट्स हैं, ऐसा कुछ हाईलैंड है जहाँ से रिवर का उद्गम हुआ है। माउथ मतलब रिवर में गई है, कुछ रिवर ओशन तक नहीं पहुँच पाती तो वो ट्रिब्यूटरीज बन जाती हैं दूसरी रिवर्स की। अब ये पूरा जो कोर्स ऑफ रिवर है ना, इस कोर्स ऑफ रिवर में पानी के बहुत सारे सोर्सेज आते हैं और इसमें पॉल्यूटेंट्स भी आते हैं। पॉल्यूटेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉइंट सोर्सेज और नॉन पॉइंट सोर्सेज। पॉइंट सोर्सेज मतलब जिसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे ये फैक्ट्री है, यहाँ से ये पूरा इसका पॉल्यूशन आके रिवर में मिल रहा है, ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लान है, ये कुछ एनिमल है, तो सिटी का, स्ट्रीट का आ रहा है, तो ये सब क्या होते हैं, से पॉइंट सोर्सेज। ये पॉइंट सोर्सेज है, जैसे फैक्ट्री हुआ, प्लांट्स हुए, दीज आर पॉइंट सोर्सेज। नॉन पॉइंट सोर्सेज मतलब उसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, जैसे क्रॉपलैंड से आ रहा है, रूरल होम्स, सिटी स्ट्रीट, सब अर्बन डेवलपमेंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, पूरे एरिया से ऐसे पॉल्यूटेंट्स आ रहे हैं। तो पॉइंट सोर्सेज एंड नॉन पॉइंट सोर्सेज, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। क्रॉपलैंड, रूरल होम, सिटी, सिटी का भी जितना भी जो डर्ट है वो सारा आके आपके इस रिवर में मिल रही है। सो दिस मेक्स रिवर पॉल्यूटेड। यमुना पॉल्यूटेड होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है, और दिस इंडस्ट्रीज, ये दो चीज़ें हैं। अब इसके अलावा ऑयल स्पिल होता है, सेप्टिक टैंक, एनिमल डंग, इंटेंसिव फार्मिंग, पेस्टिसाइड, वाटर टेबल कम हो रही है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, हाउस होल्ड है, न्यूक्लियर वेस्ट भी हो सकता है। तो दीज ऑल आर पॉल्यूटेंट, और इन पॉल्यूटेंट से ऐसे अगर अनट्रीटेड एफ्लुएंट डायरेक्टली रिवर में मिल रहा है तो रिवर पॉल्यूटेंट हो जाती है। एफ्लुएंट्स कंटिन्यू टू बी डम्प्ड इन साबरमती एंड महिसागर, दिस गुजरात रिवर्स में। सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट इज माइग्रेटरी बर्ड फ्लॉक्स टू पंजाब वेटलैंड। हमें सारी वेटलैंड के नाम पता है, 42 वेटलैंड जो हैं, जो रीसेंट वेटलैंड रामसर साइट में इंक्लूड हुई है, उसका भी नाम हमें पता है। समटाइम्स बैक हमने एक बहुत अच्छा मैप देखा था हाई रिजोल्यूशन का, जिसमें सारे 42 जो वेटलैंड्स हैं उनका मैपिंग था, उसका रिवीजन करना है। पंजाब हरिके वेटलैंड, रामसर वेटलैंड का। पंजाब हरिके जो वेटलैंड है, यहाँ पर आ रहे हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग ये माइग्रेट करते हैं फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। तो मेकिंग अ स्प्लैश कॉमन सीन एट हरिके वेटलैंड इन पंजाब। माइग्रेटरी बर्ड्स होती है, इनका प्रोटेक्शन कंजर्वेशन जरूरी होता है। CMS, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, इंडिया अभी इसके पैनल में है, CMS। सो दिस इज माइग्रेटरी स्पीशीज। If we move further, this is Biden pledges to boost vaccine supply, Sri Lankan Tamil parties. विदुर शर्मा अभी यूएस में वायरस रेस्पॉन्स टीम में है, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। देन मर्कल अलाय विंस रेस टू लीड हर पार्टी। एंजेला मर्कल रिटायरमेंट ले रही हैं और ये उनको रिप्लेस करेंगे। न्यू CDU लीडर आर्मिन लैशेट लेफ्ट विद जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल इन दिस फाइल फोटो। दिस इज द न्यू डेवलपमेंट। देन दिस इज अबाउट 6th टर्म एलिगेशन ऑफ रिग्ड इलेक्शन, प्रेसिडेंट बने हैं ये युगांडा में। देन दिस इज बिजनेस न्यूज। एप्पल पे आउट ऑन पेटेंट में एक्सीड $1.1 बिलियन। HDFC बैंक का Q3 का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, सर्ज हुआ है नेट इंटरेस्ट इनकम में। सेंटर ने मल्स BIC मॉडल फॉर बैंक रिकैप। इंटरेस्ट इनकम, बैंक्स वर्क कैसे करते हैं, बैंक्स आपसे पैसा लेते हैं, तो उससे आपको देते हैं 4% इंटरेस्ट में, और आपसे जो पैसा लिया है उसको फिर ये लोन दे देते हैं कॉरपोरेट्स को, बिजनेसमैन को, हाउस होल्ड किसी को लेना है, इस टाइप से लोन्स देते हैं। तो यहाँ से डिपॉजिट आया और ये उसको आगे प्रोसेस कर दिया लोन्स में। तो डिपॉजिट में आपको मिलेगा बैंक में पैसा रखने पे 4%, और आगे अगर इन्होंने पास ऑन किया वो लोन तो वो देंगे वो से 8% पे लोन।
बीच का जो 4% होता है वो बैंक का प्रॉफिट हो जाता है जिससे बैंक ऑपरेट करता है. सो दिस इज द थिंग. सेंटर मल्स बीआईसी मॉडल फॉर बैंक रीकैप. अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? रिकैपिटलाइजेशन की. रीकैप क्यों करना पड़ रहा है? रीकैप इसलिए करना पड़ रहा है बिकॉज जो बैंक्स हैं, बैंक्स ने बहुत सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गए इनके. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब जिसको इन्होंने लोन दिया था वो लोन रिकवर नहीं हुआ, तो बैंक के पास पैसे की प्रॉब्लम हो रही है. तो दैट इज वाई बैंक को डूबने से बचाने के लिए उसको रिकैपिटलाइजेशन करना पड़ता है. इसके लिए आरबीआई यहाँ पे देख रही है इनको कैसे रिकैपिटलाइजेशन करे. सेंटर मल्स बीआईसी मॉडल फॉर रीकैप. बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाने की बात है अफोर्डेबल वे में, और कैपिटल इन्फ्यूजन होगा इन बैंक में. दिस इज द थिंग. अभी ये प्राइमरी स्टेज पे ये डेवलपमेंट है, आने वाले टाइम पे इसको डिटेल में देखेंगे. रिफाइन क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर टू एड फिजिकल सस्टेनेबिलिटी. नाउ सी, फिजिकल सस्टेनेबिलिटी हम एक चीज देखते हैं, एफआरबीएम, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट. तो जैसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं, आप हो इंडिविजुअल लेवल पे, आपको कुछ सैलरी मिलती है, पैसे कमाते हैं और कुछ आप खर्चे करते हैं. तो गवर्नमेंट भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे ही चलती है. कुछ इनकम होता है और कुछ खर्चा होता है. इनकम और एक्सपेंडिचर. अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम से तो वो डेफिसिट हो जाता है. तो एक्सपेंडिचर और इनकम को हमेशा बैलेंस आउट करने की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, आप जितने पैसे कमाते हो आप उसी के हिसाब से तो खर्चा करोगे. अगर ज़्यादा ऐसे खर्चा करोगे देन आपका फिर पूरा बजट जो है, फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे. सो दैट इज़ वाई एक्सपेंडिचर को हमेशा चेक करने की ज़रूरत होती है, और इसीलिए एफआरबीएम का लॉ आया था, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट. अब नाउ सी, इमेजिन ए एक पर्सन है, उसके पास कुछ नॉर्मल इनकम है. अगर उसको किसी हायर इंस्टीट्यूट में कुछ पढ़ने के लिए जाना है, ऐसा कुछ करना है, तो इधर तो बहुत सारा पैसा लगेगा. तो ए क्या करेगा? लोन लेगा. पैसे लोन लेगा, वो बैंक लोन लेगा, स्टडी लोन लेगा, समथिंग लाइक दैट. तो ये जो लोन लिया उसने, वो इस लोन को यूज करेगा अपनी स्टडी में. इट इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिकॉज स्टडी करेगा फिर अच्छी नौकरी मिलेगी तो पैसे रिकवर हो जाएंगे. सो दिस इज एन इन्वेस्टमेंट. अगर ए बैंक से लोन लेता है स्टडी के लिए नहीं, फॉर सम ले टूरिज्म के लिए या फिर घूमने फिरने के लिए, इस टाइप की चीज़ों के लिए, तो इससे क्या उसको कुछ बेनिफिट होगा? नहीं होगा. तो एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं. एक एक्सपेंडिचर होता है जो कुछ कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, यूजुअली ऐसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं. और कुछ इन्वेस्टमेंट होता है जिससे हमें कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा, यूजुअली जैसे रिकरिंग नेचर के हैं, उस टाइप के इन्वेस्टमेंट. अब यूजुअली जो सरकारें होती है वो फिजिकल डेफिसिट में होती है. फिजिकल डेफिसिट मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे और इनकम कम होगी. वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इकोनॉमिक रिवाइवल पॉसिबल हो. सरकार खर्च करेगी, मल्टीप्लायर इफेक्ट से वो आगे तक परकोलेट होगा फायदा. तो एक्सपेंडिचर अभी हाई करने की ज़रूरत है. वाई? बिकॉज इकोनॉमी अभी शैम्बल्स में है. इकोनॉमिक रिवाइवल इज नेसेसरी, बट एट द सेम टाइम फिजिकल प्रूडेंस इज ऑल्सो नेसेसरी. और जो एक्स्ट्रा खर्चा हम कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्टिव वे में करें. लोन लेके हम खर्चा कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्टिव, जैसे स्टडीज़ में करें या फिर कुछ बेटर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. अननेसेसरी चीज़ों में वो एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करें, अदरवाइज वो जो फिजिकल डेफिसिट आएगा वो अनबियरेबल हो जाएगा. डेट बर्डन होगा, हायर डेफिसिट होगा. तो एक्सपेंडिचर ऑन फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे ह्यूमन कैपिटल में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, वेलफेयर एनहेंसिंग, नॉट ओनली वेलफेयर एनहेंसिंग, इधर भी हमको खर्चा करना है. तो इससे क्या होता है? मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है. ये वे करेगा, आगे के रास्ते खुलेगा फॉर हायर ग्रोथ थ्रू देयर हायर मल्टीप्लायर इफेक्ट. आपने अच्छे से पढ़ाई किया, ये आपके आगे के बहुत सारे रास्ते ओपन कर देगा लाइफ में, करियर में. सो थ्रू देयर हायर मल्टीप्लायर इफेक्ट, एनहेंसमेंट ऑफ बोथ कैपिटल एंड लेबर प्रोडक्टिविटी. सो दिस इज द थिंग. अगर लोन लेना भी पड़ रहा है तो डू इट फॉर यूजफुल थिंग, डू नॉट यूज इट फॉर यूजलेस थिंग. मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा. तो दिस इज द थिंग जो यहाँ पे आरबीआई में बोला है. टारगेट्स मस्ट बी क्वालिटेटिव टू. प्रूडेंट होने की जरूरत है, हम उसको अच्छी जगह यूटिलाइज करें अगर हम फिजिकल डेफिसिट में भी जा रहे हैं. तो ये बात इन्होंने कहा था टुवर्ड्स अ स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम में. अब ट्रम्प टेल्स यूएस डिपार्टमेंट टू पेयर परचेजेस फ्रॉम चाइना. चाइना, ट्रम्प अगेन कल शाओमी को ब्लॉक कर दिया. एटीएफ प्राइसेस रेज्ड फॉर फोर्थ टाइम इन 2 months. एटीएफ क्या होता है? ये जेट फ्यूल होता है, एयरप्लेन्स के लिए होता है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एटीएफ. अब यहाँ पर है, सेंट्रल ने मल किया है बीआईसी मॉडल फॉर बैंक रिकैप. कैपिटलाइज करें फंडिंग. फंडिंग के लिए भी सेंटर सोच रही थी जीरो कूपन बॉन्ड के लिए.
जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं? ये डिस्काउंट में सेल होते हैं। 100 रुपये का है, से 90 में सेल होगा। जब ये मैच्योरिटी होगी तो आपको 100 रुपये मिल जाएंगे। बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाने की भी बात है, BIC। ये ATF है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ट्रंप ने बोला है चाइना दिस US IT नेटवर्क, बिकॉज क्या है, चाइना की ये जो IT नेटवर्क्स हैं ये थ्वाट कर सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, अटेम्प्ट्स टू इन्फिल्ट्रेट US IT नेटवर्क। दैट इज वाई बहुत सारे 5G के लिए भी हमने हुआवे एंड ऑल को बैन किया था। नाउ दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन। रिटेल इन्वेंट्री हैज पाइल्ड अप। डू होमवर्क एवरी डे, अदरवाइज बैकलॉग बढ़ता जाता है, पाइल अप होता जाता है पेंडिंग वर्क। तो एवरी डे मीन्स एवरी डे। नाउ दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फर्स्ट है स्नैपशॉट सॉलिड शॉक। ये सॉलिड शॉक क्या है? ये एक इलेक्ट्रिक ईल के बारे में बताया है। ये इलेक्ट्रिक ईल होती है। ये हंट कैसे करती है? प्रे का इलेक्ट्रिक शॉक देती है, तो जो प्रे है इनका वो इमोबिलाइज हो जाएगा एंड दे गेट देयर प्रे, विच कैन किल पर्सन, बिकॉज 860 वोल्ट का ये इलेक्ट्रिक शॉक देने के केपेबल है इलेक्ट्रिक ईल। नाउ दिस इज फ्रेश इंसाइट्स। दिस फ्रेश इंसाइट्स इज अबाउट ऑटिज्म। ऑटिज्म डिसऑर्डर होता है, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। इसमें एक नई स्टडी आई है कि जो ऑटिस्टिक होते हैं उनमें सिमिलैरिटी मिली है कुछ DNA में। ग्लूकोज एडिक्शन कैन फॉर्मेंट ट्यूमर। बिफोर दैट दिस इज वैक्सीन डायलेमा, टू टेक और नॉट टेक कोवैक्सीन। इस बात पे अभी भी सवाल उठ रहे हैं कि वैक्सीनेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। भारत बायोटेक कोवैक्सीन प्रोसीजर फॉलो हुए या नहीं हुए? प्राइम मिनिस्टर ने कल बताया कि प्रोसीजर्स फॉलो हुए हैं एंड देयर शुड नॉट बी अ प्लेस ऑफ दिस मिस इन्फॉर्मेशन एंड रूमर्स। द डिफरेंस इज मैटर ऑफ प्रिकॉशन, क्वेश्चन ऑफ एथिक्स एंड ensuring lack of bias. Now this is one thing. Glucose addiction can ferment tumor. Genes at play. See, अगर हम देखें तो ब्रेस्ट कैंसर इज द टॉप कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ इन इंडियन वुमेन। ये एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ वरी है। ब्रेस्ट कैंसर टॉप कॉज है कैंसर का, सबसे बड़ा इंडियन वुमेन में, एंड मोस्ट प्रिवेलेंट टाइप ऑफ कैंसर इन वुमेन है। सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि इसमें प्रॉपर स्टडी करें एंड टाइमली यहाँ पर मेडिकेशन होना जरूरी होता है। एक स्टडी ने रिवील किया है जीन्स, एक टर्म होता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस अगर टाइम पे हो जाता है तो उसको डील करना इजी होता है। अर्ली स्टेज डायग्नोसिस इज इंपॉर्टेंट। स्टडी रिवील्स जीन्स रोल इन रेगुलेटिंग ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय ब्रेस्ट कैंसर सेल्स। सो व्हाट इज कैंसर? कैंसर ये होता है कि जो हमारी बॉडी है उसमें नए सेल्स बन रहे हैं, पुराने सेल्स डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं। अगर इन सेल्स का जो ग्रोथ होता है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कैंसर। तो यहाँ पे ये ट्यूमर टाइप फॉर्मेशन हो जाता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स हो रहा है, दिस लीड्स टू कैंसर। सो स्टडी रिवील्स जीन्स रूल्स। अब इसमें क्या है, जो ग्लूकोज होता है ना, रिसर्चर्स ने ये बताया कि ग्लूकोज का बहुत सारा यूटिलिटी है। ग्लूकोज हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, बहुत सारे सेलुलर फंक्शन करता है, बट कुछ केसेस में ये पाया गया कि ज़्यादा ग्लूकोज दिस कैन फॉर्मेंट ट्यूमर। दिस इज अगेन अ प्रिलिमिनरी स्टडी, फाइनल स्टडी नहीं है, दिस इज द पॉइंट। बायोमार्कर, यहाँ पे एक और टर्म यूज किया है, बायोमार्कर्स हम यूज करते हैं टू पिन पॉइंट, जैसे ड्रग डिलीवरी भी हमें देना है, पिन पॉइंट ड्रग डिलीवरी। कैंसर का अगर हमें मेडिसिन देना है, ट्रीटमेंट देना है, तो अगर हम उसको पिन पॉइंट नहीं करेंगे कि किस सेल साइट पे जाके वो डिलीवरी होनी चाहिए, तो वो तो सारे बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा, विच अगेन वुड नॉट बी राइट, डेट्रीमेंटल होगा। तो पिन पॉइंट करना जरूरी होता है और एक बायोमार्कर्स यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। So this is glucose addition can ferment tumor. Most important thing is diagnosis. The earlier the diagnosis, the better is the chances of this cure. Diagnosis. Fruit flies evolve in response to environment. ये फ्रूट फ्लाइज है, नेचर में भी कंपटीशन होता है, शेप्ड बाय कंपटीशन। तो ये जो फ्रूट फ्लाइज है, यहाँ लिखा है कि ये अपनी इवोल्यूशन होता है, ट्रेड्स इवोल्यूशन होता है। फ्रूट फ्लाइज टू मेंटेन फिटनेस इन एडवर्स कंडीशन, और जो मेल होते हैं वो मॉड्यूलेट करते हैं रिप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन परसीव्ड कंपटीशन इन रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो इवॉल्विंग ट्रेड्स होते हैं, कॉम्पिटिंग स्पर्म्स होते हैं, इस टाइप का नेचर में यहाँ पे होता है। जो नेचर है वो बिलीव करती है डार्विन पे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और कॉन्टिन्यूअली ऐसे इवोल्यूशन हुआ है। दिस इज द रीजन ये जो स्पीशीज हैं ये इतना आगे तक प्रोग्रेस कर पाई। नेचर क्या करती है, जो वीकर स्पीशीज होती है वो फिर एलिमिनेट करती जाती है, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है यहाँ पे। सो दिस इज द थिंग।
Exotic food exchange in the second millennium BCE. Now this is about Silk Route. चाइना ऐसे प्रेटेंड करता है कि सिल्क रूट ही पहले एक रास्ता था ट्रेड का बिटवीन दिस ईस्ट एंड वेस्ट. सिल्क रूट, जिसको अभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से वो वापस रीब्रांड एंड रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है. इस न्यूज़ आर्टिकल में स्पीकिंग ऑफ साइंस, इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन हिस्ट्री एंड ऑल, तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल है. इसमें कुछ बहुत अच्छे एंशियंट इंसाइट्स दिए हुए हैं एंशियंट प्लेसेस के, जहाँ पे ट्रेड्स एंड सिविलाइजेशन का कैसे ग्रोथ हुआ ट्रेड रिलेटेड. स्पीकिंग ऑफ साइंस, और साइंटिफिकली काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है. इफ यू गेट टाइम रीड दिस आर्टिकल. एक्सोटिक फूड एक्सचेंज. सो द पॉइंट इज, यहाँ पे ये लिखा है कि बिफोर सिल्क रूट भी ऐसे एंशियंट ट्रेड के रूट्स बने हुए थे. ट्रेड के रूट्स बने हुए थे बिफोर सिल्क रूट, एंशियंट ट्रेड के व्यापार. ये ब्रोंज एज में भी देखने को मिला. ब्रोंज एज का नाम आते ही आना चाहिए इंडस वैली सिविलाइजेशन इन माइंड. यहाँ पर भी ट्रेड वॉज टेकिंग प्लेस. एनिमल्स और एग्जॉटिक फूड आइटम्स मिले. ब्रोंज एज बॉडीज मिली है. डेंटल कैलकुलस किया, जैसे अभी हमने देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग डायट्री उनका जो था उसमें काउ मिल्क एंड ऑल, कैटल मिल्क भी वो यूज करते थे. डेंटल कैलकुलस. प्रोटियम एनालिसिस उनका हुआ. आईवीसी ब्रोंज एज है, करीब 2600 बीसीई में थी ये. हैव अ लुक एट दिस एनसीईआरटी क्लास 11th, और एक राज्यसभा का भी टीवी है एंशियंट आर्किटेक्चर एंड ऑल में, उसमें भी जो इंडस वैली का है ना, काफ़ी अच्छे इंसाइट्स दिए हुए हैं वहाँ पे. हैव अ लुक. अब अर्बनाइजेशन इन द सिटी ऑफ मोहनजोदारो एंड हड़प्पा था. और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ना, ये ब्रॉडली ट्रेड बेस्ड सिविलाइजेशन थी, काफ़ी एडवांस थे ये. यहाँ हमें मिले एग्रीकल्चर में मिलेट, राइस, वीट, ग्रासेस, वाटर मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी. बिजनेस में ट्रेड हो रहा था सेंट्रल एशिया, मेसोपोटामिया, साउदर्न लेवांट, ये भी प्रैक्टिस हो रहा था. सो द होल आर्ग्यूमेंट इज, इसमें बहुत सारे प्लेसेस दिए हुए हैं सिल्क रोड से पहले, लाइक दिस ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के, लेबनान, जॉर्डन, इसराइल, फलस्तीन, और इधर चाइना, देन सेंट्रल एशिया, फलस्तीन, जॉर्डन. यहाँ पर ट्रेड हो रहा था इवन बिफोर दिस सिल्क रोड. दिस इज द आर्ग्यूमेंट. डू प्लांट्स शेयर जेनेटिक मटेरियल विद ईच अदर? जेनेटिक मटेरियल वो शेयर करते हैं, प्रोटेक्टेड इन न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल में. प्लांट में भी अगर हम देखें तो इनका जो रिप्रोडक्शन है और जो इवोल्यूशन है वो भी ऐसे ग्रेजुअली हुआ है. ये जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इन नेचर सिलेक्शन होता है, ये थ्योरी ऑल एनिमल बींग्स में लगती है. नाउ FAQ. दिस इज यूएस इन सेक्शन 230. इफ यू आर फॉलोइंग ट्विटर, तो ट्विटर, आई हैव ऑलवेज सेड ट्विटर इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड. ट्विटर बहुत अच्छा भी है और ट्विटर बहुत बुरा भी है. इट्स बोथ वेज. ट्विटर में अभी डोनाल्ड ट्रंप को बैन किया गया. बैन होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था यूएस क्यों ना सेक्शन 230 को हटा दे, सेक्शन 230. बिफोर ट्विटर ने फिर उस ट्वीट को भी डिलीट कर दिया एंड अकाउंट बैन कर दिया. बट सेक्शन 230 वहां पे लिखा था. सो व्हाट इज दिस सेक्शन 230? अब ना केवल रिपब्लिकन मतलब डोनाल्ड ट्रंप, डेमोक्रेट मतलब जो बाइडेन, ना केवल डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन, बाकी सब अब अपोज कर रहे हैं कि इस सेक्शन 230 पे या तो मॉडिफिकेशन लाए, अमेंडमेंट लाए, या तो इसको रिपील कर दिया जाए. कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट है ये. नाउ व्हाट इज सेक्शन 230? यूएस में सेक्शन 230 को बोला जाता है कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट. ये रेगुलेट करता है ऑनलाइन पब्लिकेशन एंड लाइबिलिटी को. अब एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का एक एडिटर होता है. वो एडिटर सारे कंटेंट को एक बार मॉनिटर करता है कि क्या पब्लिश करना है, क्या नहीं करना है. बट अगर जैसे ट्विटर है, ट्विटर में मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, ये यूजर्स अपना कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं. जो भी कंटेंट किसी एक यूजर ने पोस्ट किया ट्विटर में या सोशल मीडिया साइट में, बी इट यूट्यूब और वॉट एवर, तो उसकी लाइबिलिटी किसके पास होगी? क्या ये यूट्यूब को हम स्यू कर सकते हैं, ट्विटर को स्यू कर सकते हैं, या फिर उस कंटेंट की लाइबिलिटी उस इंडिविजुअल के ऊपर होगी? दिस इज 230 सेक्शन. इसमें ये जो 26 वर्ड है ना, इस 26 वर्ड ने ही इंटरनेट का बेसिकली फाउंडेशन बनाया है. नो प्रोवाइडर और यूजर ऑफ एन इंटरैक्टिव कंप्यूटर सर्विस शैल बी ट्रीटेड एज द पब्लिशर. पब्लिशर की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, और स्पीकर ऑफ एनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अनदर इंफॉर्मेशन कंटेंट प्रोवाइडर. मतलब ए ने कुछ इंफॉर्मेशन बी दिया, बी ने उसको यहाँ पे पोस्ट कर दिया, तो बी इज नॉट अकाउंटेबल. नो प्रोवाइडर और यूजर ऑफ एन इंटरैक्टिव कंप्यूटर सर्विस शैल बी ट्रीटेड एज द पब्लिशर. वो पब्लिशर की तरह ट्रीट नहीं होगा, स्पीकर की तरह नहीं होगा इंफॉर्मेशन, अनदर इंफॉर्मेशन कंटेंट प्रोवाइडर. और इससे क्या हुआ, एक तरफ तो इनको फ्रीडम मिल गया कंटेंट अपना बात कहने का, बट दूसरी तरफ इससे क्या हुआ, इससे आया मिस इन्फॉर्मेशन.
मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, एक फेक न्यूज़ आई उसको आगे सर्कुलेट करते जा रहे हैं, फेक न्यूज़। और इसमें ये जो कंटेंट प्रोवाइडर हैं उनको अकाउंटेबिलिटी भी नहीं हो रहा है। तो ये बात पे अब इस पे डिबेट्स हो रहे हैं। तो ओरिजिनली इट वाज गुड, इसने इंटरनेट का बेसिकली प्लेटफॉर्म रेडी किया, सब अपनी बातें बता रहे हैं, ये ठीक है, ये नहीं है। इट वाज अ डेमोक्रेसी, फ्रीडम। बट बाद में ये चीज़ डिस्टॉर्ट होने लग गई। दैट इज़ वाई इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है। इंटरनेट प्लेटफॉर्म में एक क्रिएटेड इम्यूनिटी, जैसे ट्विटर में कुछ भी आ रहा है, कंटेंट सही है गलत है, ट्विटर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, उनको इम्यूनिटी मिली है कंटेंट पोस्टेड बाय यूजर्स से। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक दोनों इसको रिपील करने की बात करते हैं। अब कुछ टाइम पहले इन सारे बिग टेक का यूएस में बुलाया गया था, इन्हें सेनेट के सामने इनकी दिस काफ़ी सवाल भी पूछे थे इनसे। जैक डॉर्सी ने कहा था, इरोडिंग द फाउंडेशन ऑफ सेक्शन 230 कुड कोलैप्स हाउ वी कम्युनिकेट ऑन द इंटरनेट। अगर आपने ऐसा स्ट्रिंजेंट लगा दिया तो इंटरनेट प्रोवाइडर, टेलीकॉम प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर उस सर्विस को प्रोवाइड ही नहीं कराएगा, अदरवाइज दे वुड गेट अकाउंटेबल, हेल्ड अकाउंटेबल। तो इंटरनेट डिफीट होगा। अब इसमें दोनों पॉइंट्स हैं, प्रोज भी हैं कॉन्स भी हैं, ये रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, दिस इज ऑन ऑन डिबेट अभी चल रहा है इसमें। इन जनरल अगर हम देखें हमारे पर्सपेक्टिव में, इंटरनेट रेगुलेशन ज़रूरी है या नहीं है? इज़ इट टाइम टू रीन इन द टेक जाइंट्स? जैसे व्हाट्सएप, टेक जाइंट्स जो हो गए ये अपने टर्म्स एंड कंडीशंस अगर कल चेंज कर दें, इंफॉर्मेशन क्या यूज़ हो रहा है, टू मच ऑफ दिस मोनोपोली हो रहा है, सो व्हाट शुड बी डन? इज इट टाइम टू रीन इन द टेक जाइंट्स? इसके कुछ आर्टिकल्स हैं, आज मैं वो सारा पेंडिंग वर्क कंप्लीट कर दूंगा, शेयर करूंगा। हैव अ रीड एंड प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। अब जो नेक्स्ट है, कैन कोर्ट स्टे लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर? अभी फर्म बिल्स आए, फर्म बिल्स को स्टे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। स्टे लगाने का अब बात ये होती है, अगर अल्ट्रा वायर है, अल्ट्रा वायर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है कोई एक्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है, वो उस पर स्टे लगा सकता है, रिपील अल्ट्रा वायर डिक्लेयर कर सकता है। जैसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अल्ट्रा वायर सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था। बट ये जो चीज़ होती है ना, वो प्रूव करना पड़ेगा कि दिस एक्ट इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, अदरवाइज एक्ट इज वैलिड। अब सेपरेशन ऑफ पावर है, मॉन्टेस्क्यू क्यू प्रिंसिपल। तो द पॉइंट इज, कोर्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ बहुत ज़्यादा देखती है, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ थोड़ा कुछ ही लिमिटेड केसेस में होता है। तो क्या विजडम ऑफ पार्लियामेंट को कोर्ट चेक कर सकती है? इस बात पे सवाल है। द मेन प्रिंसिपल इज दैट सस्पेंडिंग अ लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर गोज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। इसमें टेक्निकलिटी आ रही है। वैलिडिटी ऑफ लॉ ought to be considered normally only at the time of final adjudication and not at the initial stage। और कल हमने आचार्य साहब का आर्टिकल भी देखा था, पार्लियामेंट के अंदर जो भी डिबेट डिस्कशन हो रहा है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को अकाउंटेबल नहीं कर सकती। दैट इज कंप्लीट सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्लियामेंट, प्रोसीजर एंड ऑल पे। तो इस बात पे अभी इंटरप्ले चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का। जनरल आर्ग्यूमेंट ये होता है, अनलेस देयर आर कंपेलिंग रीजन, जैसे कुछ फ्लैग्रेंट लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हुआ, जैसे एनजेएसी आया था, या एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस हुआ, लेजिस्लेटिव बॉडी कंसर्न लैक्स द jurisdiction टू enact द लॉ इन क्वेश्चन। द पॉइंट इज, कोर्ट जो है एक्टिविस्ट नहीं है, जुडिशियल एक्टिविज्म इज गुड बट अप टू अ लिमिट, अदरवाइज वो जुडिशियल ओवर रीच हो जाता है और क्लैशेस हो जाता है दो बॉडीज में, जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव, विच इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। अब जो नेक्स्ट है, दैट इज स्टॉक मार्केट हाइज एंड इकोनॉमिक्स के लोज। सी, अभी बायएनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आया आरबीआई का। रिजर्व बैंक ने काफ़ी कॉशंस दिए हैं कि इकोनॉमी तो अच्छा कर नहीं रही है बट स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर की तरफ रैली कर रहा है। वाई? रिस्क ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, रिजाइलियंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इज रिक्वायर्ड, रिजाइलियंस। अब सी, डिस्कनेक्ट हो गया है बिटवीन सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड रियल इकोनॉमी। इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है बट स्टॉक मार्केट प्लमेट ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लमेट नहीं ऊपर जा रहा है, दिस बुल हो रहा है, बियर नहीं बुल। स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन हो रहा है फाइनेंशियल एसेट्स का, और इससे स्टेबिलिटी का रिस्क है। इक्विटी का वैल्यूएशन जो हो रहा है वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस से बिल्कुल परे है, इसमें सिंक नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 के इम्पैक्ट को ओवरकम करने के लिए अकोमोडेटिव मनी पॉलिसी चल रही है, रेट कट किए जा रहे हैं, सेंट्रल बैंक्स अपना पैसा बहुत इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हो रहा है, और ये सारा पैसा आ रहा है हॉट मनी फाइनेंशियल मार्केट में। तो फाइनेंशियल मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, बट इसका भी तो एक लिमिट होगा। जिस दिन यहाँ पे टैपरिंग हो गई, अकोमोडेटिव मनी पॉलिसी से डोविश से हॉकिश स्टांस हो गया,
तो ये बबल जो है ये पॉप होगा। तो आरबीआई उस दिन के लिए यहाँ पे चिंतित हो रही है। द सस्टेन्ड फाइट अगेंस्ट ट्रांस फैट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टू अंडरस्टैंड। ये होता है ट्रांस फैट। ये जो फास्ट फूड होता है ना, इसको जितना कम कर सकते हैं कम करिए। सॉल्ट और शुगर कम। सस्टेन्ड फाइट अगेंस्ट ट्रांस फैट। अब ये टॉपिक भी हमने अच्छे से प्रिपेयर किया है कुछ दिन पहले, इसका फिर से यहाँ पे मैंने थ्योरी डाल दिया है। हैव अ रीड। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल्स रेगुलेशन। ट्रांस फैट को कम करना है। एफएसएसआई ने नया कैप लगा दिया है कि पहले जो परमिसेबल लिमिट थी ट्रांस फैटी एसिड की वो करीब 5% थी, उसको 3% करना है 21 में और 2% करना है 2022 में। अब यूजुअली हमें ऐसा देखा जाता है कि फैट्स आर नॉट गुड, फैट्स आर गुड, फैट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अवर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। नेचुरल फैट होते हैं, ऑयल होते हैं, ये कॉम्बिनेशन होता है मोनोसैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स या फिर ट्रांस फैटी एसिड्स। अब ये जो दो पहले है ना, मोनो एंड दिस पॉली, ये हेल्दी कैटेगरी में आते हैं। जो पहले दो हैं ये ज़रूरी हैं नॉर्मल एनर्जी के लिए, विटामिन एब्जॉर्ब करने के लिए, मिनरल, सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए, नर्व्स में। तो दीज आर गुड, मोनोसैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड। एंड बाद के जो हैं दैट इज ट्रांस फैट। ट्रांस फैट इज रॉन्ग बिकॉज जो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें क्लॉगिंग होने लग जाती है, आर्टरीज में क्लॉग करता है आर्टरीज, और इससे क्या होता है, प्रेशर बिल्ड होता है, हाइपर टेंशन आता है, और इससे हार्ट अटैक्स आते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज आती है। सो इंडिया में अगर हम देखें तो ये साइलेंट किलर है। कब कहाँ क्या होता है, इतना स्ट्रेस एंड स्ट्रेसफुल लाइफ होती जा रही है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। दिस इज अ साइलेंट किलर एंड मेजर किलर। तो दो ब्रॉड टाइप्स ऑफ ट्रांस फैट्स नेचुरली फूड में होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब कंपनीज क्या करती हैं, फूड मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं कि ये जो ट्रांस फैट होता है ना, ट्रांस फैट में बेसिकली हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन डाल रहे हैं उसमें। तो इससे जो वेजिटेबल ऑयल है वो ज़्यादा सॉलिड होगा, शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, जल्दी खराब नहीं होगा, और उसमें थोड़ा टेस्ट बेटर आता है। तो फॉर दैट ये उसको ट्रांस फैट को प्रमोट करना चाहते हैं। और एफएसएसआई बोल रहा है 5%, 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज इससे हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक्स के चांसेस होते हैं। तो ये पूरा डील इसी बात पे है कि ट्रांस फैट को कम करो हमारे खाने में। कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज से 1.8 करोड़ डेथ होती है एवरी ईयर। 77,000 death take place annually in India due to TFA. So take very good care of your body. जैसा हम खाते हैं बॉडी वैसी बनती है। सो ईट हेल्दी, एक्सरसाइज रेगुलरली, एंड स्ट्रेस नहीं लेना है ज़्यादा। नेवर बी सीरियस, ऑलवेज बी सिंसियर। अब जब नेक्स्ट है दैट इज अबाउट दिस WHO। WHO फिर डिबेट में आ रहा है, न्यूज़ में आ रहा है। WHO का रोल कोविड-19 थ्रेट में। लास्ट ईयर आई रिमेंबर जनवरी में इसी टाइम पे आई वाज प्रिपेयरिंग न्यूज़पेपर वीडियोस, एवरी डे ये WHO का न्यूज़ आता था। हर दिन चाइना स्टेटमेंट देता था कि WHO को बताता था कोविड मैन टू मैन ट्रांसफर नहीं होता है, कोविड का कोई थ्रेट नहीं है। नाउ सी क्यों WHO फेल हुआ मॉनिटर करने पर। दिस पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न भी बहुत लेट डिले इसने डिक्लेयर किया था WHO ने। सो बिटवीन पब्लिक हेल्थ एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स चाइना का क्या रोल रहा, इस बात पे फिर से सवाल है। हमें इसमें बेसिक्स पता होना चाहिए। WHO 1948 में बना था, 61 मेंबर्स बोर्ड थे। WHO का एम है प्रमोट करे हेल्थ, कीप द वर्ल्ड सेफ एंड सर्व द वल्नरेबल। अर्ली डेकेड्स में ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी अच्छा रोल भी प्ले किया, स्मॉल पॉक्स में वगैरह, मलेरिया, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेज में WHO ने अच्छा रोल प्ले किया। सो दिस इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। ये कोलैटरल डैमेज है। यूएस ने टर्म कर दिया है दिस शाओमी को कि शाओमी कोलैटरल डैमेज है, चाइना का स्पाई है, मिलिट्री कंपनी। बूट्स ऑन द ग्राउंड, नेशनल गार्ड, बाइडन इनॉग्रेशन, टेस्ट हैंग्स इन बैलेंस, रेन एंड्स प्ले अर्ली स्पोर्ट्स में, पैक्स ऑफ दिस। अब आते हैं हम इंडियन एक्सप्रेस में। इंजेक्टिंग होप, प्राइम मिनिस्टर ने कहा होप इन डिस्पेयर, स्टे विजिलेंट। पॉलिसी चेंज, व्हाट्सएप बैकफुट पे आ गया है, इसने फॉरवर्ड कर दिया है, अभी फरवरी से पॉलिसी चेंज नहीं होगा। दिल्ली रोल्स अप इट्स स्लीव्स, लद्दाख टू केरला रोल आउट बिगिन। दिस इज गुड, लाइक एक्सपेक्टिंग अ बेबी सीइंग इट बीइंग बोर्न। कोविन में कुछ ग्लिचेस भी आए, इसको रिजॉल्व किया जाएगा। मेड इन इंडिया वैक्सीनेशन शो डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया। पुलिस प्रोब लॉ मेकर्स, एंड चाइना ने 5 दिन में अभी नया फिर से हॉस्पिटल बनाया। पिछले साल भी जनवरी में यही सीन था, कुछ ही दिनों में एक नया हॉस्पिटल बनाया था कोविड पेशेंट्स को डील करने में। अभी भी वही सीन चल रहा है, काफ़ी सिटीज़ को लॉकडाउन किया जा रहा है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, बट अगेन कुछ फॉर्मल यहाँ पे चाइना ने अनाउंस नहीं किया है।
यूके साइंटिस्ट आरबीआई ओपन टू बैड लोन प्रपोजल है. स्टार्टअप्स शुड बी ग्लोबल जाइंट्स इन देयर सर्विस एरिया. देन यूएसटीआर रिपोर्ट इल इन्फॉर्म फॉरेक्स हमारा फिर बढ़ गया, $586 बिलियन है. गोल्ड रिजर्व क्लाइम हुए, एसडीआर आईएमएफ भी इतना बढ़ा, फॉरेक्स रिजर्व. देन दिस इज नर्स इन केरला, सर्जन इन कश्मीर, बिग लिटिल आइडिया, नोट्स फ्रॉम द हिल. ये चिपको मूवमेंट की बुक है, हिस्टोरियन ने लिखा है 19th सेंचुरी. चिपको, चिपको ट्रीज को काटने से रोकना, चिपको आंदोलन. हिस्ट्रीज विटनेस, an institution is only so strong as the people willing to defend it. Very good line, note it down. An institution is only so strong as the people willing to defend it. So this is institutional strength. Now let us talk about Hindi article. So this was Indian Express. हिंदी में आज हम देखते हैं यमुना में प्रदूषण. यमुना बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर बन गई है. रीज़न है औद्योगिक प्रदूषण. यमुना नदी हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करती है. हरियाणा के सोनीपत कई औद्योगिक इकाइयां हैं. यहाँ अमोनिया का उपयोग उर्वरकों और प्लास्टिक और रंजक के उत्पादन में एक औद्योगिक रसायन के रूप में किया जाता है. उर्वरक, अमोनिया और ये सब आता है, इसका इंडस्ट्रियल एफुलेंट का वेस्ट आता है और इस यमुना रिवर में मिल जाता है. जल निकास मार्गों का आपस में मिलना भी होता है. पीने का पानी, सीवेज पूरा जो शहरों का है वो सीधा अनट्रीटेड वे में यमुना में मिल रहा है. औद्योगिक कचरे भी हैं, तो यमुना तो पॉल्यूट होगी ही. जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है. यमुना नदी बहुत इंपॉर्टेंट है. गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है. उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में निम्न हिमालय के मसूरी रेंज में बंदरपूंछ चोटी के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है. उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली में बहते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है. यहाँ पे कुंभ मेला लगता है, महाकुंभ, प्रयागराज. तो यहाँ बेसिकली प्रयागराज मतलब, प्रयाग मतलब कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर, ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर का भी राजा है प्रयागराज, बिकॉज यहाँ पे एक थर्ड रिवर भी मिल रही है. थर्ड रिवर का नाम बताइए. लंबाई इसकी 1376 किलोमीटर है. महत्वपूर्ण बांध है लखवार, व्यासी, ताजेवाला, हरियाणा बैराज बांध. इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन. जैसे ये गंगा है ना, यमुना यहाँ से ऐसे गई, नीचे की सारी जो रिवर सेंट्रल इंडिया से आ रही है वो सब यमुना में आ जाती है. सो दिस इज यमुना. यमुना में प्रदूषण आज हमने पढ़ा, कोलेट्रल डैमेज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांस फैट, सॉल्ट और शुगर, इन दो चीज़ों को कम करिए. देन दिस इज और एक्सरसाइज डेली, रिस्क ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कोर्ट्स, लेजिस्लेचर, इंटरनेट रेगुलेशन. इस पे एक ओपिनियन बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये ओपिनियन भी फ्लूइड होगा, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आएगी हम इस ओपिनियन को डेवलप करेंगे. सिल्क रूट की बात है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिजिकल डिसिप्लिन, पॉल्यूशन, माइग्रेटरी बर्ड्स, एंड दिस इज अबाउट पुलिस रिफॉर्म. डू गो थ्रू दिस पीडीएफ, मैं अभी क्विकली शेयर कर रहा हूँ. कुक्का मूवमेंट, और दिस इज 17th of January 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.